हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म दी एजुकेशन फैकल्टी में बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है। हम लोग एनसीईआरटी में बात कर रहे हैं और एनसीईआरटी के कक्षा 12 की पुस्तक भारतीय इतिहास के भाग 2 पर बात किया जा रहा है। तो अब देखेंगे कि भारतीय इतिहास भाग 1 जो है कक्षा 12 की पुस्तक वो प्राचीन भारत में है, तो प्राचीन भारत पूरा कंप्लीट है और मध्यकालीन भारत में हम लोग बात कर रहे हैं। और आज हम लोग को बात करना है किसान, जमींदार और राज्य, कृषि समाज और मुगल साम्राज्य के बारे में, जिस पर हम लोगों ने 2 लेक्चर पहले से ले चुके हैं। और देखेंगे कि उसमें भी हम लोगों ने किसान और कृषि उत्पादन के बारे में बात किया गया है। और पिछले लेक्चरों में हम लोगों ने यात्रा वृत्तांत और मध्यकालीन भारत में भक्ति आंदोलन और विजयनगर साम्राज्य के बारे में बहुत ही विधिवत तरीके से बात किया है। ठीक है, तो आज हम लोग बात करेंगे किसान, जमींदार और राज्य के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों को पहले ये जान लेना चाहिए कि हम लोग किस पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं। तो हम लोग इस पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं, आप लोग इस पुस्तक को हमेशा अपने पास रखे रहिए। और आज हम लोगों का हेडिंग्स है वो है आपका ग्रामीण समुदाय। ग्रामीण समुदाय के बारे में हम लोग बात आज करेंगे। और इसके पिछले जो लेक्चर हैं, मान लीजिए कि जो हम लोग इस अध्याय के जो पिछला लेक्चर है उस पर हम लोगों ने बात किया था कृषि और किसान और कृषि उत्पादन के बारे में। कुछ समय हम लोगों ने बात किया कि कितने प्रकार के किसान होते थे, कितने प्रकार के फसलों का उत्पादन होता था, किस प्रकार के सिंचाई के साधन होते थे और उसमें सिंचाई का प्रयोग किस लिए किया जा रहा था, उनके आसपास के जो लोग रहते थे वो किस प्रकार से थे, वो सारी बातें हम लोगों ने वहाँ पर बात किया है। ठीक है, और किस किस तरह से सिंचाई की जाती थी वो भी हम लोगों ने बात किया। फसलें कितने प्रकार के उगाए जाते थे और फसलों की जो पैदावार होती थी कितने कितने तरीके से की जाती थी, यानी कि उसके जो पैदावार की जो संख्या है कि कितने कहीं पर ज़्यादा हो रहा है, कहीं पर कम हो रहा है, तो उसके बारे में भी हम लोगों ने बात किया है। ठीक है, तो आज हम ग्रामीण समुदाय के बारे में बात करें तो हमने आपको प्राचीन काल में बताया था कि ग्रामीण समुदाय के बारे में हम लोग को जिस तरह से हम लोग देखते हैं भारत के समाज के बारे में, तो वहाँ पर आप देखिए कि वहाँ पर समाज का निर्माण पहले कैसे हो रहा है। जब आप समाज के निर्माण समझ में आएगा तो आप लोगों को समझ में आएगा कि समाज का जो अर्थव्यवस्था है वो किस प्रकार से चल रहा है, किस पर निर्धारित है। तो वो सारी बातें जब आप लोगों को समझ में आएंगी तो धीरे धीरे आप लोगों को समाज के स्ट्रेटिफिकेशन समझ में आएगा, स्तरीकरण समझ में आएगा। ठीक है, तो जब समाज में स्तरीकरण आप लोगों को समझ में आएगा, वर्ग समझ में आएंगे, जातियाँ समझ में आएंगी, तो वो सारी चीज़ें आप लोगों को धीरे धीरे समाज का स्ट्रक्चर समझ में आएगा। और फिर ग्रामीण समुदाय में आपको यह समझ में आएगा कि किस प्रकार से वहाँ पर शासन प्रशासन हो रहे हैं, कौन शासन प्रशासन कर रहा है और किसके द्वारा नियंत्रित किया जा रहा है। ये सारी बातें वहाँ पर बात की जाएंगी और आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आएंगी। और एनसीईआरटी पढ़ने का सिर्फ एक उद्देश्य है कि आप लोगों का जो बेसिक नॉलेज है वो एकदम विधिवत तरीके से क्लियर हो जाए। तो हम आपको जाति व्यवस्था के बारे में, पहले समाज के स्ट्रेटिफिकेशन के बारे में बताते हैं कि प्राचीन काल में किस प्रकार से हो रहे थे और वर्तमान समय में किस प्रकार से हैं। ठीक है, तो हम आपको एक पर्टिकुलर इस तरह से विशेष लाइन खींच कर बता दे रहे हैं। तो यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं प्राचीन काल में। प्राचीन काल और आधुनिक, ठीक है, यही 2 चीज़ तो हैं। ठीक है, और इनके बीच में आता है मध्यकाल। तो इन दोनों का जो मिश्रण देखने को मिलेगा, ठीक है, आप एक बात समझ लीजिए कि प्राचीन काल और मध्यकाल का जो मिश्रण हम लोगों को देखने को मिलेगा वो हम लोगों को आधुनिक काल में देखने को मिलेगा। और आधुनिक काल से थोड़ा सा पीछे हम लोग चले जाएंगे तो हम लोगों का मध्यकाल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों को ये समझने की ज़रूरत है कि पहले आप लोग स्ट्रक्चर समझ लीजिए किस प्रकार से बनते हैं। तो प्राचीन काल में हम एक बात करते हैं ऋग्वैदिक के बारे में। ऋग्वैदिक में 4 वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ब्राह्मण, यहाँ पर सारी चीज़ें जो थे, यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर ऋग्वेद के अंतिम चरण में, वहाँ पर देखेंगे कि ऋग्वेद के अंतिम चरण में आपके ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र का कॉन्सेप्ट आता है। ठीक है, तो इसलिए हम लिख देते हैं कि ऋग्वेद के अंत में, ठीक है, ऋग्वेद के अंत में क्या थे? 4 वर्ण थे। कौन कौन से? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ठीक है, तो आप लोग ये समझ लीजिए कि जो समाज में सबसे नीचे के कैटेगरी का होगा उसका शोषण जो है सबसे ज़्यादा होगा।
ठीक है। तो यहाँ पर जो सबसे नीचे कैटेगरी में जो है शूद्र वर्ग आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इन तीनों लोगों के द्वारा इसका शोषण होगा और सबसे ज़्यादा विद्रोह कहाँ देखने को मिलेंगे, इसी में देखने को मिलेंगे, ठीक है। ये चीज़ समझ में आई। तो ये ऋग वैदिक के अंत में, ऋग वैदिक के प्रारंभिक में अगर हम बताएं तो वहाँ पर अगर किसी कुल में अगर कोई बच्चा पैदा हो रहा है तो वो जिस प्रकार का व्यवसाय अपना लेगा वही उसका धर्म और जाति हो जाती थी, ठीक है। तो ये ऋग्वेद के प्रारंभिक जीवन के बारे में है, ठीक है। तो इस प्रकार का प्रारंभिक जीवन था। और ऋग्वेद के अंत में और उत्तरवेदी के प्रारंभ में आप देखेंगे कि जो यहाँ पर ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र का कॉन्सेप्ट निकल कर आया, तो वहाँ पर क्या कह दिया गया कि जो जिस कुल में जन्म लेगा वही उसकी जाति या वर्ण होगा, ठीक है। जैसे कि ब्राह्मण में पैदा होने वाला बच्चा वो क्या होगा, वो ब्राह्मण ही कहलाएगा। वो अगर कुम्हार का व्यवसाय अपनाता है तो कुम्हार नहीं कहलाएगा और कुम्हार का व्यवसाय अपना भी नहीं सकता। तो ठीक है, तो इस प्रकार से तो वहाँ पर एक नियम लगा दिया गया कि जो जिस कुल में पैदा होगा, जन्म लेगा, वो उसी कुल का होगा और उसी कुल के व्यवसाय को भी अपनाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से कब कहा गया, उत्तर वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में, ठीक है। उत्तर वैदिक काल में कहा गया कि जहाँ जन्म जो है, देखेंगे कि व्यवसाय और जन्म व व्यवसाय उसके वर्ण पर निर्भर हो गए, वर्ण पर निर्भर हो गए, ठीक है, निर्भर हो गए। तो इस प्रकार से आप लोग समझ जाएंगे कि यहाँ पर क्या चीज़ें चल रही हैं कि जो ऋग्वेद है, ऋग्वैदिक काल के प्रारंभ में वहाँ पर जिस कुल में जन्म लेने वाला बच्चा वो किसी भी प्रकार का व्यवसाय अपना ले तो उसका धर्म और जाति वही हो जाती थी। लेकिन ऋग्वेद के अंतिम चरण में और उत्तर वैदिक के काल के प्रारंभ में वहाँ पर जाति को, वर्ण को, वहाँ पर उसको, जहाँ पर जन्म को उसके वर्ण से जोड़ दिया गया, यानी कि जिस कुल में जन्म लेगा उसी कुल का व्यवसाय और वही उसका धर्म और जाति वर्ण होगा, ठीक है। तो इस प्रकार कॉन्सेप्ट निकल कर आए। और इन्हीं में से आप देखेंगे कि यहाँ पर आधुनिक काल नहीं लिखते हैं, वो आधुनिक काल के बारे में हम आपको कॉन्सेप्ट बता देंगे। यहाँ पर हम लिखते हैं मध्यकाल, आधुनिक भी लिखे, हम लिखते हैं मध्य और आधुनिक दोनों लिख देते हैं, मध्यकाल व आधुनिक, ठीक है, आधुनिक काल। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इन्हीं से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, और इन्हीं से आप देखेंगे कि इन्हीं से निकल कर आती हैं, क्या निकल कर आती हैं, जातियाँ। और जातियाँ की, जातियों में आप देखेंगे कि विजातियाँ भी देखने को मिलती हैं, संकर जातियाँ भी देखने को मिलती हैं, सजातीय भी देखने को मिलते हैं, विजाति भी देखने को मिलते हैं। तो ठीक है, तो इस प्रकार से जब कॉन्सेप्ट निकल कर आया मध्यकाल में, तो मध्यकाल में जब देखेंगे कि भक्ति आंदोलन हो रहे हैं, सूफी आंदोलन हो रहे हैं, अलवार नैनार संतों ने जिस प्रकार से ब्राह्मणवादी धर्म को खंडित करने का प्रयत्न किया, तो उन लोगों ने क्या किया कि समाज में एक समानता लाने का प्रयास किया था, ठीक है। तो जो समाज में समानता लाने का प्रयास किया तो वहाँ पर जो सभी वर्ग के लोग थे एक ही व्यवसाय में जुट गए, ठीक है। तो वो क्या था, कृषि था, तो एग्रीकल्चर था। और अब देखेंगे कि सूफी संतों ने खानकाहों में जिस प्रकार से वहाँ पर लागू किया, नियम कानून बनाए थे, तो वहाँ पर हर वर्ग के लोग वहाँ पर समाज के थे। तो ये समझना आप लोगों के लिए अच्छा सही है। तो यहाँ पर आप लोग समझिए कि किस प्रकार से वहाँ पर समानता देखने को मिले थे। तो यहाँ से डिफरेंस हो गया ना, कुछ यहाँ से इसमें डिफरेंस हो गया, क्योंकि यहाँ पर समानता की बात की जा रही है, थोड़ा बहुत समानता मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर समानता, किसी भी प्रकार की समानता देखने को नहीं मिला है इन चार वर्णों में, इन चार वर्णों में किसी भी प्रकार का समानता देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और जाहिर सी बात है कि जिसका शोषण ज़्यादा होगा वो क्या होगा, अपने आप को ऊपर ले जाने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो देखने को मिल रहा था क्षत्रिय वैश्य शूद्र जातियाँ निकल कर आएगी, और इसी जातियों में आप देखेंगे कि बहुत सारे एक ही वर्ग वहाँ पर समाज में हर एक वर्ग के लोग रह रहे हैं और हर एक वर्ग के लोग कृषि का कार्य कर रहे हैं, हर एक वर्ग के लोग जो है तरह तरह के कार्य कर रहे हैं। वहाँ पर ये नहीं है कि ब्राह्मण जो ब्राह्मणत्व को भी पालन करेगा, क्षत्रिय जो है क्षत्रित्व को पालन करेगा, वैश्य जो है वैश्यत्व को पालन करेगा, शूद्र जो है शूद्रत्व को पालन करेगा। ऐसा कुछ भी कॉन्सेप्ट मध्यकाल में देखने को नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो जब नहीं मिल रहा है तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि
कि किसी समाज को बाँटने का जो कार्य है अलग जो है, वहाँ पर जाति के आधार पर, वर्ण व्यवस्था के आधार पर बाँटना बहुत ही जटिल हो जा रहा है, मुश्किल हो जा रहा है। तो वहाँ पर क्या हो रहा है, तो वहाँ पर निकल कर आ रही हैं जातियाँ, और जातियों के बारे में हमने प्राचीन काल में बताया था कि वर्ण व्यवस्था से, वर्णाश्रम से जो वर्ण व्यवस्था है उसमें से जातियाँ निकल कर आईं और संकर जातियाँ निकल कर आईं। कैसे कि संकर जातियाँ अनुलोम और प्रतिलोम विवाह से जो बच्चे उत्पन्न हुए वो उनको संकर बच्चे बोला गया और उनको संकर जातियाँ बोला गया। और समाज में जब इकोनॉमी का फैक्टर काम करने लगा तो वहाँ पर स्टेटस देने का प्रावधान हो गया। तो स्टेटस देखिए कैसे दिया जाता है, तो अगर मान लीजिए कि अगर हम जनरल, ओबीसी और एससी की बात करें, जनरल, ओबीसी, एससी और एसटी, तो ये क्या हो गया, सामान्य वर्ग हो गए, सामान्य वर्ग। और ये क्या हो गया, पिछड़ा वर्ग हो गया ना, पिछड़ा वर्ग। ये वर्तमान समय की बात है, ये आधुनिक काल की बात है, ठीक है। हम आधुनिक वर्तमान की बात कर रहे हैं। तो एससी क्या हो गया, अनुसूचित जाति हो गया, अनुसूचित जाति। एसटी क्या हो गया, अनुसूचित जनजाति हो गए, ठीक है। तो इस प्रकार से समाज का विभाजन कर दिया गया, वर्ग विभाजन कर दिया गया वर्तमान समय में, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग इस तरह समझ के देखिए, अगर स्ट्रेटिफिकेशन आप लोगों को समझना है तो यहाँ पर एक देखिए कि यहाँ पर हम एससी एसटी वालों की बात कर रहे हैं। तो इन चारों वर्गों में लेयर बन गए, ठीक है। लेयर बन गए कौन कौन से, उच्च लेयर हो गया, 3 लेयर बने, कौन कौन से बने, उच्च लेयर, फिर मध्य, फिर निम्न, ठीक है। तो ये देखिए कि यहाँ पर जनरल वाले तो इन तीनों को नेगलेक्ट कर रहे हैं, ओबीसी वाले इन दोनों को नेगलेक्ट कर रहे हैं, एससी वाले एसटी वालों को नेगलेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो भेदभाव जो व्याप्त हुआ, जो इसमें स्ट्रेटिफिकेशन देखने को मिला कि भेदभाव जो व्याप्त हुआ, जो वहाँ पर छुआछूत का कॉन्सेप्ट निकल कर आया है वहाँ पर। अब देखिए कि किस प्रकार से वहाँ पर स्ट्रेटिफिकेशन हो रहा है इस तरीके का। तो यहाँ पर देखिए कि एसटी वाले ने क्या किया कि जो थोड़ा सा संपन्न हो गया तो उन्होंने क्या किया कि मध्य वर्गों को वहाँ पर नेगलेक्ट करने का प्रारंभ किया। और ऐसा नहीं है कि हर एक वर्ग में हर एक व्यक्ति जो है संपन्न है, ठीक है, ऐसा नहीं है। तो ऐसा नहीं है तो आप समझिए कि जो उच्च वर्ग में आ रहे हैं, जो थोड़ा सा फाइनेंशियल उन लोगों का इकोनॉमी जो सही है, वो क्या कर रहे हैं, अपने से नीचे वालों को वहाँ पर नेगलेक्ट करना प्रारंभ कर दिया, वहाँ पर उनसे भेदभाव करना प्रारंभ कर दिए, ठीक है। तो वहाँ पर क्या हुआ कि समाज में एक स्त्रीकरण बनना प्रारंभ हो गया। और इन चारों में आप देखेंगे कि चारों में 3-3 लेयर बन गई, इसमें भी 3 लेयर बन गई, जनरल वालों में भी, और ओबीसी वालों में तो क्रीमी लेयर है ही 3 लेयर इसमें भी है। और एससी वालों में भी आप देखेंगे कि इसमें भी 3 लेयर है, कि यहाँ पर चाहे कास्ट एक ही दोनों क्यों न हो, ठीक है, दोनों लोगों का कास्ट एक ही क्यों न हो, जाति क्यों न एक ही हो, उपजाति क्यों न एक ही हो, लेकिन वहाँ पर उसी जाति में अगर कोई संपन्न हो जा रहा है, कोई थोड़ा सा साधन संपन्न हो जा रहा है, तो वो क्या कर रहा है कि अपने ही जाति वालों को वहाँ पर नेगलेक्ट करना प्रारंभ कर दे रहा है कि उससे वहाँ पर बात नहीं करना है, वो लोग उस तरह से नहीं रहते हैं जिस तरह से हम लोग रहते हैं। तो यहाँ पर क्या आ गया, इकोनॉमी का जो फैक्टर है यहाँ पर सामाजिक स्थिरीकरण में बहुत ही ज़्यादा भूमिका निभाने लगा, ठीक है। तो और यही कार्य हुआ आप देखेंगे कि मध्यकाल में, ठीक है। तो इतनी बातें आप लोगों को समझ में है कि स्ट्रेटिफिकेशन में सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या हुआ। और यहाँ पर वर्तमान समय में आप जो देखेंगे कि वहाँ पर जिस प्रकार से जाति व्यवस्था का प्रारंभ किया गया है और वहाँ पर जिस प्रकार से देखने को मिल रहा है, तो वहाँ पर आप लोग सोचिए कि किस प्रकार से, क्या ये सही मायने में ऐसा सही है कि दोनों लोगों का कास्ट एक ही है, लेकिन एक लोग जो है दूसरे लोग को नेगलेक्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। ये बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि अगर मान लीजिए कि आपको लोगों को एक उदाहरण दे रहे हैं कि मान लीजिए कि एससी कास्ट में एक उपजाति है चर्मकारों के, जिसे चमार बोला जाता है। तो चमारों में क्या हो रहा है कि इसमें आप देखिए कि प्राचीन काल में और मध्यकाल में चमारों के साथ जो व्यवहार किए गए हैं, मान लीजिए कोई डोम है, कोई निम्न कोटि का है, फिर पासी ले लीजिए, चाहे डोम ले लीजिए, चमार ले लीजिए, चाहे धोबी ले लीजिए, इन सारे जो कास्ट हैं इनको किस प्रकार से ट्रीट किया गया है वहाँ पर मध्यकाल में। तो इनका जो व्यवसाय है, जो व्यवसाय उन्हीं के आधार पर उनको कार्य भी दिए जाते थे। लेकिन वर्तमान समय में आप देखेंगे कि जो कास्ट बने हैं, जैसे कि
कोई भी एस सी का कास्ट उठा लीजिए, चाहे जनरल का उठा लीजिए, चाहे ओबीसी का उठा लीजिए, चाहे एसटी का उठा लीजिए, तो उन लोगों ने क्या किया कि थोड़ा-सा अगर वो लोग साधन संपन्न हो जा रहे हैं, उन लोगों के पास पैसा ज़्यादा हो रहा है या रहन-सहन उन लोगों का बदल जा रहा है, तो वो लोग क्या करें, अपने ही जात में, अपने ही कास्ट में वो लोग दूसरे को नेग्लेक्ट करना प्रारंभ कर दे रहे हैं। क्योंकि जैसे कि मान लीजिए कि कोई एक धोबी हो गया, चाहे चमार हो गया, किसी वर्ग को, किसी जाति को हम नेग्लेक्ट नहीं, उस तरह से बदनाम करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, सिर्फ समझाने की बात कर रहे हैं कि मान लीजिए कि कोई धोबी है, कोई चमार है, कोई पासी है, कोई डोम है, तो वहाँ पर आप देखिए कि किस प्रकार से वहाँ पर अगर किसी भी जाति में अगर कोई भी थोड़ा सा संपन्न हो जा रहा है, तो अपने ही लोगों में वो भेदभाव करना प्रारंभ कर दे रहा है। ठीक है, तो इस तरह से स्ट्रेटिफिकेशन समाज में हुआ। तो और अब देखिए कि मध्यकाल में वही चीज़ें हो रही थी कि सारे लोग कृषि वर्ग में जुड़े हुए हैं, और कृषि वर्ग में करते करते यहाँ पर आप एक बार तो समझ लीजिए, अब कॉन्सेप्ट अगर समाज में समझ जाएगा जो है, समझ जाएंगे, तो आपको कोई भी समाज वहाँ पर एकदम सही तरीके से समझ में आएगा। अगर हम कृषि लिख दे रहे हैं, तो यहाँ पर कृषि मान लीजिए कि एक नंबर जो किसान है, एक नंबर का किसान, ठीक है, इसके पास कितनी भूमि है, इसके पास 10 एकड़ भूमि है। ठीक है, 10 एकड़ भूमि, ये कॉन्सेप्ट अगर समझ में आ गया, तो ये अध्याय जो है, ये आपका ग्रामीण समुदाय के जो हेडिंग्स है, वो आपको एकदम विधिवत तरीके से समझ में आएगा। तो नंबर 2 का जो किसान है, आप सिर्फ स्ट्रेटिफिकेशन देखिए। ठीक है, तो नंबर 2 का किसान के पास कितनी भूमि हो गई, 7 एकड़ भूमि हो गई। ठीक है, यहाँ पर देखिए 7 एकड़। नंबर 3 का जो किसान है, नंबर 3 का जो किसान, उसके पास 5 एकड़ भूमि हुई, 5 एकड़ भूमि। किसानों के बारे में हमने पिछले लेक्चर में बात किया था कि कितने भूमियाँ होती थी, तो उनको किसान, किस प्रकार का किसान बोला जाता था। ठीक, 4 नंबर के किसान के पास, देखिए 4 नंबर के किसान के पास सिर्फ 3 एकड़ भूमि है, 3 एकड़ भूमि। तो मध्यकाल में आप देखेंगे कि भूमियों को लेकर ही वहाँ पर समाज में स्ट्रेटिफिकेशन हो गया था। और आप देखिए कि वहाँ पर जो वर्ग है, वो किस प्रकार से अपने आप को ऊंचा स्थान देने का प्रयास कर रहा है, और नीचे के लोगों को धीरे धीरे उसको दबाने का प्रयास कर रहा है। तो नंबर 1 के किसान के पास 10 एकड़ भूमि है, तो इसका समाज में स्टेटस कैसा होगा, थोड़ा सा ऊपर होगा इन लोगों से, इन तीनों लोगों से नंबर 1 किसान का जो स्टेटस है समाज में ऊपर होगा। और जब उसका ऊपर होगा, तो क्या करेगा, इन तीनों लोगों को धीरे धीरे दबाने का प्रयास करेगा। ठीक, ये समझ में आया। और अब देखिए कि जो 7 एकड़ वाली भूमि है, ये इसको तो महत्व देगा, लेकिन इन दोनों को महत्व नहीं देगा। क्यों नहीं देगा, क्योंकि इसकी जो भूमि है इन लोगों से, नंबर 3 के किसान नंबर 4 के किसान से ज़्यादा है। ठीक है, और ये क्या करेगा कि अपने आप को स्टेटस देने का प्रयास करेगा, लेकिन इनके नीचे ही यह रहेगा। तो स्टेटस देने का प्रयास किया, तो यहाँ पर क्या हुआ, क्या देखिए कि वो लोग अपने आप को ऊंचा उठाने का प्रयास किए। फिर यहाँ पर 5 एकड़ वाली जो भूमि है, यहाँ पर देखिए कि 10 एकड़ 7 एकड़ को तो महत्व देगा, लेकिन 3 एकड़ वालों को महत्व वो नहीं देगा। तो सबसे निचले पायदान पर कौन आ गए, 3 एकड़ वाले। तो इनका शोषण सबसे ज़्यादा होगा इन तीनों के द्वारा। ठीक है, इन तीनों के द्वारा इसका शोषण सबसे ज़्यादा होगा, और इन दोनों के ज़्यादा इसका होगा, और इसके ज़्यादा इसका होगा। ठीक है, तो इस तरह से स्ट्रेटिफिकेशन बने, और इसी में 3-3 लेयर बनते गए, बहुत सारे लेयर बन गए। ठीक है, तो जब बहुत सारे लेयर बन गए, तो अब मध्यकाल में देखेंगे कि वहाँ पर किसानी जो है, खेती जो है, वहाँ पर थोड़े थोड़े भूखंडों के आधार पर वहाँ पर खेती के मालिक हो गए। ठीक है, और जहाँ पर किसान हुए, कृषक हुए, वहाँ पर किसान होंगे बहुत सारे, तो वहाँ पर क्या होगा, यहाँ देखिए कि कृषि में किसान, कृषि में किसान। ठीक है, तो कृषि में किसान हुए, तो यहाँ पर जो सबसे पहला काम क्या होगा, तो क्या होगा, समूह बनेगा, समूह बनेगा, और समूह से क्या बन जाएगा, समुदाय बन जाएगा। ठीक, ये चीज़ समझ में आई। फिर उसके बाद दूसरी बात क्या हो गया, यहाँ पर नियंत्रणकर्ता होंगे, यहाँ पर सीधे समूह और समुदाय की बात हो गई। तो ठीक है, तो ये अब देखिए कि यहाँ पर अभी हमको बता रहे हैं कि समूह और समुदाय के बाद क्या बनेगा, यहाँ पर समुदाय के बाद यहाँ पर समाज का निर्माण होगा। ठीक है, समाज का निर्माण होगा, तो समाज को चलाने के लिए भी कुछ चाहिए। समाज को चलाने के लिए क्या बना, पंचायत बना, पंचायत और मुखिया। ठीक है,
पंचायत और मुखिया, ये हम नीचे से प्रारंभ कर रहे हैं, ऊपर से नहीं है। ठीक है, नीचे से हम प्रारंभ कर रहे हैं कि कैसे समाज का निर्माण होगा। पंचायत और मुखिया बना समाज के नियंत्रण के लिए। ठीक है, और जब समाज का नियंत्रण पंचायत और मुखिया कर रहे हैं तो इनका भी नियंत्रण किसके द्वारा किया जाएगा? जमींदारों के द्वारा। जमींदारों के द्वारा इनका नियंत्रण किया जाएगा। और 5वें नंबर पे जो आएगा, जमींदारों के बाद क्या आएगा? शासक वर्ग आएगा। शासक वर्ग, ये समझ में आया। और ये स्ट्रेटिफिकेशन कैसे जाएगा? ऐसे जाएगा। ठीक है, तो नंबर 1 पर आप देखेंगे कि यहाँ पर हम नीचे नंबर 1 पर ये आएंगे, नंबर 2 पर ये आएंगे, नंबर 3 पर ये आएंगे, नंबर 4 पर ये आएगा और नंबर 5 पर ये आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से शासन प्रशासन चलते हैं और इसमें बहुत सारे अधिकारियों की नियुक्ति कर दी जाती है। ठीक है, तो ये चीज़ समझ में आया। अगर ये चीज़ आप समझ जाते हैं तो आप लोगों को किसी भी समाज का स्ट्रक्चर जो है समझ में आएगा। और पिछली बातों को अगर समझ गए तो वहाँ पर समाज का स्ट्रेटिफिकेशन समझ में आएगा। और इन सारी चीज़ों में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका में जो है, ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण भूमिका में जो है, सबसे महत्वपूर्ण वो क्या है? वो है आपका इकोनॉमी, वो है अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था, ठीक है। और यही जो कार्य अर्थव्यवस्था जो कार्य कर रही है, यही जो है लोगों को समाज में स्टेटस दिलाने का प्रयास कर रही है। ठीक है, इसको इतनी बातें आप लोगों को समझ में आई। तो चलिए हम आपको बता देते हैं कि हेडिंग हम लोगों को कौन कौन सी पढ़नी है। तो इतनी बातें समझने के बाद अब हम हेडिंग बताएंगे तो आप लोग एकदम पूरा विधिवत तरीके से हर एक चीज़ समझ जाएंगे। ठीक है, तो हम लोगों को पढ़ना है ग्रामीण समुदाय। ग्रामीण समुदाय, ये हम लोगों की हेडिंग है। ठीक है, ये हेडिंग्स है और इसके अंदर में हम लोग अब देखिए कि क्या पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमने जो इतनी सारी बातें आप लोगों को बताई वही सारी बातें हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। फिर देखिए इसमें हम लोगों को पढ़ना जाति और ग्रामीण माहौल। ठीक है, समझ में आ रहा है जो हमने आपको बताया। अगर उतनी कॉन्सेप्ट अगर आप समझ लें तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को एकदम आसान से समझ में आएंगी। आप एक लाइन पढ़ेंगे 10 लाइन आप लोगों को समझ में आएगा। ठीक है, जाति और ग्रामीण माहौल, पंचायतें और मुखिया। ठीक है, पंचायतें और मुखिया। ठीक है, ये हेडिंग्स हो गया। और इसके बाद जो हेडिंग्स हम लोगों को पढ़ना है, देखिए कि ग्रामीण दस्तकार, ग्रामीण दस्तकार। और अगली हेडिंग जो है एक छोटा गणराज्य, एक छोटा गणराज्य। ठीक, तो इतनी हेडिंग्स हम लोगों को आज पढ़नी है। तो इसमें से आप एक बात बताइए कि इतनी 4 हेडिंगों में हमने आपको ऐसा क्या बताया जो इन चारों हेडिंगों में कॉमन है। और आप लोग इन चारों हेडिंगों को समझ जाएंगे कि जिस तरह से हमने आप लोगों को स्ट्रेटिफिकेशन समाज का बताया, किस प्रकार से वहाँ पर कौन सा फैक्टर कार्य कर रहा है। ठीक है, तो पहले ग्रामीण समुदाय बना कैसे, वो हम लोगों ने बात कर लिया है किस तरह से बना। अब हम बात करते हैं। और यहाँ पर एनसीईआरटी जो कहती है कि ग्रामीण समुदाय के 3 भाग होते हैं, 3 अंग होते हैं ग्रामीण समुदाय के। और कौन कौन से हैं? खेतिहर किसान है, पंचायत है और गांव का मुखिया है, मुकद्दस या मंडल उसको बोला जाता है। ठीक है, तो वहाँ पर ये सारी चीज़ें समझिए कि यहाँ पर देखिए कि समुदाय के ग्रामीण समुदाय के 3 घटक, यानी कि गांव समाज के जो 3 घटक होते थे, खेतिहर किसान, पंचायत और गांव का मुखिया। यहाँ पर इस चित्र को देखिए, यहाँ पर एक चित्र देखिए कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ें आप लोगों को दिख रही हैं, किस प्रकार के जानवर दिख रहे हैं, किस प्रकार के लोग दिख रहे हैं, कितनी महिलाएं दिख रही हैं, यहाँ पर किस प्रकार का व्यापार किया जा रहा होगा, वो सारी चीज़ें आप लोग सोच कर देखिए। आरंभिक 19वीं शताब्दी का एक चित्र जिसमें पंजाब में एक गांव को दिखाया गया है। तो यहाँ पर गाँव का चित्र दिखाया गया। तो आप लोग इसको समझिए और देखिए और समझने का प्रयास कीजिए कि किस प्रकार से एक गाँव का चित्रण बनाया जाता है। ठीक है, जाति और ग्रामीण माहौल, तो हमने आपको वर्ण व्यवस्था से जातियों को निकालने का इतिहास बताया है। वहाँ पर आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझा दिया गया किस प्रकार से जाति बने थे, इकोनॉमिक फैक्टर कितना ज़्यादा कार्य कर रहा था। ठीक है, तो लोग अपने समाज अनुलोम विवाह प्रतिलोम विवाह जो संकर जाति निकल कर आई और उनसे भी अन्य लोगों से भी जो जातियाँ निकल कर आ रही थी, उनको समाज में स्टेटस देने का जो
प्रावधान बनाया गया वो कहीं न कहीं समाज में विखंडन का विभाजित करने का प्रयास कर रहा था। ठीक है, तो वहाँ पर मध्यकाल में वही चीज़ों को जोड़ने का प्रयास किया गया। तो वहाँ पर देखिए कि एक ही वर्ग के लोग जो हैं, एक समाज में अब देखेंगे कि सभी वर्गों के लोग रह रहे हैं और एक ही व्यवसाय को सभी वर्ग के लोग कर रहे हैं। तो वहाँ पर उनको भेद करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो वहाँ पर क्या किया गया कि जो एक और अर्थव्यवस्था है उसके आधार पर उनको बांट दिया गया। ठीक है, तो वहाँ पर जिस तरह से आप देखिए कि यहाँ पर मध्यकाल में जो बढ़ई का कार्य कर रहा है वो बढ़ई है, जो लोहार का कार्य कर रहा है लोहकार है, जो कुम्हार का कार्य कर रहा है कुम्हार है, जो चर्मों का जो मरे हुए जानवरों को चमड़ों को उतार रहा है उसको चर्मकार बोला गया, जिसे चमार कहा गया वर्तमान समय में। ठीक है, और उसी तरह से कपड़े धोने वाले को धोबी कहा गया, जो घर बनाने वाले कार्य करने वाले मजदूर मिस्त्री बोला गया। तो इस प्रकार से कार्य किए गए सोनार को सोनार बोला गया। ठीक है, तो इस तरह से जो खेती में कार्य कर रहे थे किसान वर्ग आते थे। तो ये यहाँ पर देखिए कि जो ग्रामीण उद्योग धंधों में लगे हुए लोग हैं वो लोग भी किसानी कर रहे हैं, वो लोग भी कृषक हैं। ठीक है, वो भी किसानों के साथ हाथ बटा रहे हैं। तो वही बात है कि वहाँ पर जो चीज़ें देखने को मिली थी तो वहाँ पर जो समाज में जो इस स्ट्रेटिफिकेशन करने की बात आ रहा था तो वो लोग बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज हो जा रहे थे, बहुत ही ज़्यादा वहाँ पर जटिलताएं देखने को मिल रही थी। और कुछ लोग ऐसे थे कि जो गांव के बाहर रहते थे वो मुसलमानों में भी आ रहे थे, जैसे हलाल खुरान बोला गया। फिर वहाँ पर देखेंगे कि समाज में जो निम्न कोटि के कार्य कर रहे थे, नीच कार्य कर रहे थे, जैसे चंडाल वर्ग हो गए, जैसे वहाँ पर मेस्तर वो लोग हो गए जो मल मूत्रों को साफ़ करने वाले थे वो लोग हो गए। और फिर उसके बाद जो चर्मकारों वाले लोग थे वो लोग हो गए। वो लोग क्या करते थे कि वहाँ पर वो लोग समाज के बाहर गांव के बाहर वहाँ पर अपना जीवन यापन करते थे। ठीक है, तो वहाँ पर जीवन यापन करते थे और उस समय जो दलितों की स्थिति थी वही तो उस तरह से भी उसको भी देखा गया था। ठीक है, तो वही वो चीज़ें आप लोग समझ कर देखिए कि समाज में जो भेदभाव की चीज़ें हैं वो किस प्रकार से। और वर्तमान समय भी आप देखेंगे कि कहीं अगर ग्रामीण अंचलों में आप चले जाइए, बहुत पीछे के जो राजस्थान वाले गाँव हैं उधर चले जाइए तो वहाँ पर अभी भी दक्षिण टोला का कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है कि दक्षिण टोला में वो लोग रहते थे कि जिन लोगों का कार्य जो है एकदम निम्न कोटि का, समाज में जो नीच वर्ग के नीच काम करते थे उस तरह के वर्गों को वहाँ पर रहने का बात किया जा रहा था। तो वहाँ पर जनगणना तो कोई हो नहीं रही थी कि वहाँ पर इस तरह से कितने लोग थे, किस कार्य में लगे हुए थे। लेकिन यहाँ पर एक कुछ दस्तावेज़ों से, यात्रियों के यात्रा वृत्तांत थे, अभिलेखों से और जो आईने अकबरी पुस्तक है अकबर के शासनकाल में लिखे गए अबू फजल के द्वारा, तो उसके द्वारा जो हम लोगों ने निर्णय लिया, निष्कर्ष निकाला गया, तो वहाँ पर ये एक निष्कर्ष निकाला गया था कि जो समाज के वर्ग हैं वहाँ पर हर एक वर्ग वहाँ पर रह रहा है और हर एक वर्ग जो है एक ही व्यवसाय में लगा हुआ है। वहाँ पर भेदभाव की कोई बात नहीं की जा रही थी। और भेदभाव हो भी रहा था तो कहाँ पर हो रहा था, वहाँ पर देखेंगे कि जमींदारों के द्वारा किसानों से भेदभाव किया जा रहा है, भूमि स्वामियों के द्वारा किसानों से भेदभाव किया जा रहा है, जमींदारों के द्वारा भूमि स्वामियों से भेदभाव किया जा रहा है, पंचायतों के द्वारा लोगों से भेदभाव किया जा रहा है। तो वो सारी चीज़ें देखने को मिल रहा था। ठीक है, तो यहाँ पर आपको हम कुछ स्टेटमेंट बता देते हैं किस प्रकार से वहाँ पर देखिए कि समाज के जो निम्न वर्ग के लोग थे वो अपने आप को ऊंचा उठाने का प्रयास किया कि 17वीं सदी में राजपूत होने का दावा वृंदावन उत्तर प्रदेश के इलाके में गौरव समुदाय ने भी किया। बावजूद इसके कि वे ज़मीन की जुताई में काम में लगे थे, पशुपालन और बागवानी में बढ़ते मुनाफा की वजह से अहीर, गुज्जर और माली जैसी जातियाँ सामाजिक सीढ़ी में ऊपर उठीं। पूर्वी इलाकों में पशुपालक मछुआरी जातियाँ जैसे सदगोप व कैवर्त भी किसानों की सामाजिक स्थिति में पाने लगी। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए कि वहाँ पर किस प्रकार से समाज के जो निम्न कोटि के लोग थे, जो वैश्य समुदाय के लोग थे, वो क्या करने लगे, वो धीरे धीरे क्षत्रिय और ब्राह्मणों में जाने लगे। और आज भी वर्तमान समय में देखेंगे कि कुशवाहा लोग भी सिंह लिखते हैं, क्षत्रिय लोग भी सिंह लिखते हैं, यादव लोग भी सिंह ही लिखते हैं। और ये कॉन्सेप्ट कहाँ से निकल कर आया, आप सोचिए कि ये कॉन्सेप्ट निकल कर आया मध्यकाल में, जब वहाँ पर किसानी खेती की जा रही थी तो वहाँ पर जो लोग नीचे थे उन लोगों ने क्या किया, अपने आप को ऊपर दर्शाने का प्रयास किया था। ठीक है, तो वो नीचे से ऊपर आए और उन्होंने उनके समकक्ष बैठने का प्रयत्न किया और उनके समकक्ष बैठा और ज़मीनों को अपने अंदर में लेकर वहाँ पर जमींदारी भी की, किसानों का शोषण भी किया। ठीक है, ये सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं।
कि किस प्रकार से वहाँ पर, क्योंकि हमने आप लोगों को उदाहरण भी दिया कि आप लोग देखेंगे कि वहाँ पर इस तरह से भी कार्य किया जाए। वर्तमान समय जो नाम देखने को मिलते हैं वो सारी चीज़ें भी देखने को मिलते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ देखने को मिलता है कि जो ब्राह्मणवाद है, ब्राह्मणवादी परंपरा है, वहाँ पर जाने का कोई प्रयत्न नहीं किया। क्षत्रिय वर्ग तक जाने का लोगों ने प्रयत्न किया है। और जहाँ पर आदिवासी लोग थे, मान लीजिए कि शेड्यूल ट्राइब जो थे, तो अभी देखेंगे कि भारत के बहुत सारे क्षेत्रों में, चाहे कहीं भी आप चले जाए भारत में, वहाँ पर आपको शेड्यूल ट्राइब मिल ही जाएगा, शेड्यूल कास्ट मिल ही जाएगा, ठीक है। तो ये दो कास्ट भारत में भरपूर संख्या में थे, क्योंकि जो समाज में बनाया गया था वर्ण व्यवस्था, उसके आधार पर आप देखेंगे कि जो क्षत्रिय और ब्राह्मण वर्ग थे वो मुट्ठी भर ही लोग थे, ठीक है। तो वो मुट्ठी वर्करों की ज़्यादा संख्या होती है, मालिकों की संख्या ज़्यादा नहीं होती है, ये आप लोग फैक्ट जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह समझिए, तो यहाँ पर जो SC ST के जो समुदाय के लोग हैं, आप देखेंगे भारत में हर जगह मिल जाएंगे, ठीक है। तो वहाँ पर देखिए कि जो SC ST के लोग थे, वो उन लोगों ने जब जनरल में आने का प्रयास किया है, तो उन लोगों ने भी वहाँ पर उस तरह से कार्य किया, और उन लोगों ने अपने को क्षत्रिय दर्शाने का प्रयास किया था, वैश्य दर्शाने का, वैश्य वर्ग में आने का प्रयास किया। तो वहाँ पर भी ये सारी चीज़ें देखने को मिल रही थी, ठीक है। और धर्मांतरण भी हो रहे थे, वहाँ पर जो समानता की बात चल रही थी, वहाँ पर इस्लाम धर्म जो है समानता को लेकर चल रहा था। जो शोषित वर्ग थे वो लोग भी इस्लाम धर्म में आने लगे, धीरे धीरे कन्वर्ट होने लगे। तो यहीं पर देखेंगे कि बहुत सारी जटिलताएं जो हैं समाज में देखने को मिल रही थी, और इतने सारे वर्ग हो गए थे, इतनी सारी जातियाँ हो गई थी समाज में, कि उनको कैलकुलेट करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो रहा था, और वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा कठिनाईपूर्ण समझ देखने को मिल रहा था। और यही चीज़ें जो हैं विद्वानों में बहुत ही ज़्यादा मतभेद का कारण बन गया है कि किस वहाँ पर कौन सा वर्ग जो है किस श्रेणी में आता था। ये सारी चीज़ें यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा जटिलताएं लेकर चली, ठीक है। तो पंचायत और मुखिया की बात किया जाए, तो हमने आपको अभी बताया कि जो समाज बनेगा वो उसको नियंत्रण करने के लिए पंचायत और मुखिया का निर्माण किया जाएगा, क्योंकि समाज के कुछ वर्ग ऐसे होंगे कि जहाँ पर उनके पास सबसे ज़्यादा भूमि होगी, जो सबसे ज़्यादा साधन संपन्न होंगे, और सबसे ज़्यादा बुजुर्ग होंगे, ठीक है। तो समाज के बुजुर्गों के द्वारा वहाँ पर आप देखेंगे कि पंचायतों का निर्माण किया गया, ठीक है। और पंचायत में जितने भी लोग आते थे वो समाज के बुजुर्ग लोगों से आते थे, और धनवान लोगों से ही आते थे। तो समाज का वहाँ पर देखिए कि जो पंचायतें हैं वो क्या क्या कार्य कर रही थी, और पंचायतों का सरदार जो होता था वो मुखिया होता था, और मुखिया को मुकद्दस और मंडल कहा जाता था, ठीक है। तो जो पंचायतों का जो कार्य था वो इसमें लिखा गया कि पंचायत किस प्रकार से कार्य करते थे। तो वहाँ पर देखिए कि पंचायत जो किस प्रकार से कार्य करते थे, कि पंचायत वहाँ पर जितने भी गाँव की भूमियाँ थीं वहाँ पर उस तरह से उनको भी लेखा जोखा रखते थे। और यहाँ पर पंचायत जो थे कि वहाँ पर जो बड़ई वर्ग थे उनका पंचायत अलग हो जाता था, जो कुम्हार वर्ग थे उनका पंचायत अलग हो जाता था, जो किसान है उनका पंचायत अलग हो जाता था। तो इस तरह से पंचायत भी बटे हुए थे, और सबका पंचायत भी कहीं कहीं एक जगह सभी एक ही पंचायत जो है सबका नियंत्रण करती थी, और कहीं कहीं खंड खंड पंचायत भी देखने को मिलती थी, ठीक है। तो इस प्रकार से समझिए, तो जब अलग अलग पंचायत हो जाती थी तो वहाँ पर निर्णय किस प्रकार से लिया जाता था कि बहुमत के आधार पर उसको किस प्रकार से सजा दी जाए, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह से समझिए, ठीक है। और ये भारत के हर एक गांव में हर एक जगह पर हो रहे थे, तो इस तरह से नियंत्रण स्थापित किया जा रहा था। तो यहाँ देखिए कि ये किस प्रकार से यहाँ पर एक चित्र दिया गया है कि ये गांव के बुजुर्ग लोग हैं और ये राज्य के अधिकारी जो हैं यहाँ पर आए हैं, बातचीत हो रही है। प्रारंभिक 19वीं शताब्दी का चित्र जिसमें गांव के बुजुर्ग कर अधिकारियों से मिल रहे हैं। यहाँ देखिए कि भ्रष्ट मंडल अक्सर अपने ओहदों का गलत इस्तेमाल करते थे। मुख्यतः उन पर ये आरोप था कि वे पटवारी के साथ मिलकर हिसाब किताब में हेरा फेरी करते थे, और यह भी कि वे अपनी ज़मीन पर कर का आकलन कम करके अतिरिक्त बोझ किसानों पर डाल देते थे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कि पंचायतों के द्वारा वहाँ पर जो मंडल थे, मुखिया थे, पंचायत मुखिया कौन था, पंचायतों का सरदार था। तो वो लोग किस प्रकार से वहाँ पर गांव के पटवारी से मिलकर जो राज्य का अधिकारी होता था वहाँ पर उनके खातों में हेर फेर कर दे रहे थे। तो वहाँ पर हेर फेर करने के बाद वो क्या करते थे कि अपना जो भार था वो किसानों पर डाल देते थे। किसानों को पैदावार करने के लिए बहुत ही ज़्यादा वहाँ पर दबाव डाला जा रहा था, और वहाँ पर जो पैदावार की किस्में हैं, पैदावार का जो अमाउंट है उसको बढ़ाने का प्रयास किया गया, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कि इस वक्त बहुत सारी मूवी बन चुकी हैं। अब देखेंगे कि जो
90 के दशक के पहले की मूवी है। 90 के दशक की मूवी आप देखिए कि वहाँ पर एक जमींदार वर्ग है, वहाँ पर किसानों का शोषण कर रहा है, वहाँ पर एक हीरो आता है, उनको बचाता है, उसके द्वारा उसको सारे गाँव लोगों को बचाया जाता है। तो इस तरह की मूवी बहुत ही ज़्यादा बनी हुई है। तो आप लोग एक मूवी देखिए ज़रूर, साउथ इंडिया की मूवी बहुत ही गजब की मूवी है, आप उसको एक बार ज़रूर देखिए और उसमें समझने का प्रयास कीजिए कि किस प्रकार से वहाँ पर जो ग्रामीण समुदाय है उस व्यक्ति के अंतर में किस प्रकार से कार्य किया जा रहा है। एक मूवी का नाम है रंगस्थलम, ठीक है, रंगस्थलम, ठीक। रंगस्थलम आप साउथ की मूवी देखिए, ये आपकी मूवी शायद है रामचरण तेजा की है, और इसमें आप देखिए और रंगस्थलम में देखिए कि किस प्रकार से ग्रामीण समुदाय को दिखाया जा गया है और किस प्रकार से वहाँ पर गाँवों का शोषण किया जा रहा है। एक वहाँ पर गड़े गाँव के जो लोग होते थे वो पढ़े लिखे तो होते नहीं थे, तो उन लोगों को पता भी नहीं होता था किस प्रकार से कार्य किया जा रहा है। तो आप लोग इस मूवी को देखिए और इस मूवी को देखने के बाद आप लोगों को समझ में आएगा कि ये गांव का जो मध्यकाल का जो गांव है वो किस प्रकार से रहा होगा, ठीक है। तो गांव के जो पंचायत जो लोग थे तो वो अलग अलग थे, तो वहाँ पर जो पंचायत लोग थे तो वो हेर फेर भी करते थे और पंचायतों के द्वारा किसानों पर दबाव डाला जा रहा था, ठीक है। और पंचायत जो निर्णय लेते थे वो सज़ा का जो प्रावधान था तो किस प्रकार के सज़ा दे रहे थे कि जो किसी किसान को 10 एकड़ भूमि पर मान लीजिए कि 10% ब्याज देना है 10 एकड़ भूमि पर, तो वो क्या करते थे उस ब्याज को बढ़ाकर 30% कर देते थे, ये उसकी सज़ा हो जाती थी। अब बहुत ही ज़्यादा गंभीर अपराध है तो उसको क्या करते थे गांव से निकाल दिया जाता था कि इतने समय तक तुम गांव से निष्कासित रहोगे, ठीक है। और गांव के जो पंचायत वर्ग जो था वो समाज पर नियंत्रण रखने के लिए नियम कानून भी बना रहे थे और वहाँ पर जो निर्णय बहुमत से लिया जाता था। तो जाहिर सी बात है कि कुछ लोग जो उनसे असंतोष होंगे, जब आप ज़बरदस्ती किसी से कार्य कराएंगे तो वहाँ के जो लोग होंगे वो आपके विरुद्ध जो है एफआईआर करेंगे, कंप्लेंट करेंगे। तो जो कंप्लेंट करते थे तो वो क्या करते थे, ले जाकर जमींदार से कंप्लेंट करते थे। तो जमींदार वर्ग जो था पंचायतों का सहायक था, तो जाहिर सी बात है कि पंचायत और जमींदार मिलकर वो लोग क्या करते थे, पलटवार कर देते थे किसानों पर। तो वहाँ पर किसान जब त्रस्त हो जाते थे इन सब चीज़ों से तो वो लोग क्या करते थे, या तो गांव छोड़कर चले जाते थे या तो गांव में ही विद्रोह कर देते थे। तो वही अब हम आपको समझाने का प्रयास किया जा रहा है कर रहे हैं कि जिसका शोषण ज़्यादा होगा सबसे ज़्यादा विद्रोह कहाँ देखने को मिलेगा, वहीं देखने को मिलेगा। तो जो गांव में विद्रोह हो रहे थे पंचायतों के खिलाफ, जमींदारों के खिलाफ, वो किस प्रकार से हो रहे थे कि वहाँ के लोग जो थे वहाँ को गाँवों को छोड़कर कहीं अन्यत्र चले जा रहे थे और वहाँ जाकर अपना जीवन यापन कर रहे थे और फिर वहाँ के लोगों के द्वारा उन पर हमला बोल दिया जाता था या विद्रोह कर दिया जाता था। तो इस प्रकार से भी कार्य किए जा रहे थे। तो यहाँ पर सोचने वाली बात है कि वहाँ पर देखिए कि अपराधी के लिए जो अपराध कर रहा है वही क्या कर रहा है, दमन भी कर रहा है, ठीक है। तो ये सोचने वाली बात है। यहाँ पर न्याय व्यवस्था जो है अगर राजा के तक बात पहुँच गई तो वो अलग बात है, अगर जमींदार से आगे नहीं बढ़ पाए ये लोग तो क्या करते थे कि विद्रोह हो जाता था और जमींदारों के द्वारा राजा को वहाँ पर तो राज्य के अधिकारी ही होते थे, तो उन लोगों के द्वारा उनका क्या कर दिया जाता था, उनको बुरा बना दिया जाता था। उनके द्वारा जो विद्रोह किया जा रहा था वहाँ पर उसको दमन करने का प्रयास किया जा रहा था राजाओं के द्वारा ही, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें और यहाँ पर ये चीज़ समझने वाली बात है कि यहाँ पर देखिए कि किस प्रकार से कार्य किया जा रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें समझिए। तो ये जो पंचायत मुखियों की जो बात की जा रहा था वो इसी में ये सारी बातें किया जा रहा है कि ये किस प्रकार से कार्य हो रहा था, किस प्रकार से सजा का प्रावधान था और किस प्रकार से गांव के लोग कार्य कर रहे थे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर देखिए एक चित्र ये देखिए कि कपड़ा उत्पादन को दर्शाती 17वीं शताब्दी की एक चित्रकारी। तो यहाँ पर कपड़े उत्पादन को दर्शाया गया है, ठीक है। यहाँ देखिए कपड़े उत्पादन को दर्शाया गया है, वो किस प्रकार से कपड़ा उत्पादन हो रहा है। यहाँ पर देखिए किस प्रकार के मिले देखने को मिला है, किस प्रकार का कपड़ा का उत्पादन किया जा रहा है, ठीक है। तो वह वो सारी चीज़ें देखिए और यहाँ पर जो व्यापारी वर्ग है वो किस प्रकार के हैं और ये आप समझने का प्रयास कीजिए कि ये जितने लोग हैं ये किस श्रेणी में समाज के आ रहे होंगे और यहाँ पर जितने भी लोग हैं वो कौन सा कार्य कर रहे होंगे, ठीक है। तो उनके पहनावों को देखिए और पहनावों से अंदाज़ा लगेगा क्या चीज़ हो सकता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अगर हम ग्रामीण दस्तकार के बारे में बात करें तो आप लोग ये समझ जाइए कि ग्राम में हमने को बताया कि बहुत सारे वर्ग जो थे एक समाज में, एक गांव में, तो उन लोगों ने उनके द्वारा क्या किया गया कि वो लोग कृषि कार्य भी कर रहे थे, अपना भी कार्य
कर रहे थे। और वही कार्य कि वहाँ पर जो भिन्न भिन्न चीज़ें देखने को मिली थी वो दस्तकारों में, लघु उद्योगों में, ग्रामीण उद्योगों में देखने को मिल रहा था। ठीक है, तो यहाँ पर आप चीज़ देखिए, इसको आपको पढ़ कर सुना देते हैं कि किस प्रकार से हो रहा था, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप लोगों को फैक्ट के रूप में भी कार्य करेंगी। अलग अलग तरह के उत्पादन कार्य में जुटे लोगों के बीच फैले लेन देन के रिश्ते गाँव का एक और रोचक पहलू था। अंग्रेजी शासन के शुरुआती वर्षों में किए गए गाँवों का सर्वेक्षण और मराठाओं के दस्तावेज बताते हैं कि गाँवों में दस्तकार काफ़ी अच्छी तादाद में रहते थे। कहीं कहीं तो कुल घरों के 25% भी घर के दस्तकार होते थे। ठीक है, कभी कभी किसानों और दस्तकारों के बीच फ़र्क करना मुश्किल होता था, क्योंकि ऐसे समूह थे जो दोनों किस्म के काम करते थे। खेतिहर और उसके परिवार के सदस्य कई तरह वस्तुओं के उत्पादन में शिरकत करते थे। मसलन रंगरेजी, कपड़े पर छपाई, मिट्टी के बर्तनों का पकाना, खेती के औजारों को बनाना या उनकी मरम्मत करना उन महीनों में जब उनके पास खेती के काम की फुर्सत होती थी, जैसे कि बुआई और सुहाई के बीच या सुहाई और कटाई के बीच, उस समय में ये खेतिहर दस्तकारी का काम करते थे। ठीक है, कुम्हार, लोहार, बढ़ई, नाई, यहाँ तक कि सुनार जैसे ग्रामीण दस्तकार भी अपने सेवाएं गांव में लोगों को देते थे, जिसके बदले गांव वाले उन्हें अलग अलग तरीक़ों से उन सेवाओं की अदायगी करते थे। आमतौर पर या तो उन्हें फसल का एक हिस्सा दे दिया जाता था, या फिर गांव की ज़मीन का एक टुकड़ा, शायद कोई ऐसी ज़मीन जो खेती लायक हो, वे होने के बावजूद बेकार पड़ी थी। अदायगी की सूरत क्या होगी, ये शायद पंचायत ही तय करती थी। ठीक है, महाराष्ट्र में ऐसी ज़मीन दस्तकारों को मीरास या वतन बन गई। ठीक है, महाराष्ट्र में मीरास या वतन बन गई, जिस पर दस्तकारों के पुश्तैनी अधिकार होता था। ठीक है, यही व्यवस्था कभी कभी थोड़े बदले हुए रूप में भी पाई जाती थी, जहाँ दस्तकार और हर एक खेतिहर परिवार सब परस्पर बातचीत करके अदायगी की किसी एक व्यवस्था पर राजी होते थे। ऐसे में आमतौर पर वस्तुओं और सेवाओं का विनिमय होता था। उदाहरण के तौर पर 18वीं सदी के स्रोत बताते हैं कि बंगाल में जमींदार उनकी सेवाओं के बदले लोहारों, बढ़ई और सुनारों तक को रोज़ का भत्ता और खाने के लिए नकदी देते थे। ठीक है, इस व्यवस्था को जजमानी कहते थे। हालांकि यह शब्द 16वीं और 17वीं सदी में बहुत इस्तेमाल नहीं होता था। यह सबूत मज़ेदार है, क्योंकि इनसे पता चलता है कि गाँव के छोटे स्तर पर फेरबदल के रिश्ते कितने पेचीदा थे। ऐसा नहीं है कि नगद अदायगी का चलन बिल्कुल ही नदारद था। ठीक है, तो यहाँ देखिए कि कितने इंटरेस्टिंग चीज़ें लिखी गई हैं और किस प्रकार से समाज में चीज़ें हो रही हैं उसके बारे में बात किया जा रहा था। और पश्चिम बंगाल में जो जजमानी प्रथा चली, उसमें क्या बताया जा रहा है कि 18वीं सदी के स्रोत बताते हैं कि बंगाल में जमींदार उनकी सेवाओं के बदले लोहारों, बढ़ई और सुनारों तक को रोज़ का भत्ता और खाने के लिए नकदी देते थे। यानी कि जमींदार के यहाँ जो कार्य करते थे, जो वहाँ पर जो उनके कार्य किए, लोहारों के द्वारा कार्य किया गया जमींदारों का, बढ़इयों के द्वारा कार्य किया गया जमींदारों का, सुनारों के द्वारा जो कार्य किया जा रहा था जमींदारों का, तो जमींदार वर्ग उन लोगों को क्या करते थे, वहाँ पर रोज़ का भत्ता और खाने के लिए देते थे। और वही जो है जजमानी प्रथा वहाँ पर उसको बोला गया बंगाल में। ठीक है, और महाराष्ट्र में किस प्रकार से बातें की जा रही है कि महाराष्ट्र में जो ज़मीन वहाँ पर जो बढ़ई, सोनार, लोहार, बढ़ई, नाई यहाँ थे, तो वो लोग क्या करते थे, जो वो जमींदारों का कार्य करते थे, तो जमींदार वर्ग क्या थे, उनके कार्यों से खुश होकर, वहाँ पर जो कार्य करते थे खुश होकर उनको ज़मीन का थोड़ा सा टुकड़ा भी दे दिया जाता था। इस प्रकार के कार्य किए जाते थे। तो महाराष्ट्र में उसको मीरास या वतन कहा गया था। और वही ज़मीन जो है महाराष्ट्र के लोगों के लिए थोड़ी थोड़ी करके बहुत ही ज़्यादा इकट्ठा हो गई, और उन लोगों ने क्या किया कि समाज में स्टेटस पाने का प्रयास कर दिया। ठीक है, तो वहाँ पर उन लोगों के पास ज़मीनें ज़्यादा हो गई, और वही ज़मीन जो है उन लोगों को मीरास या वतन बन गई थी। तो वो सारी बातें देखिए कि ग्रामीण दस्तकार वहाँ पर किस प्रकार से समाज में ऊंचा स्थान पाने का प्रयास किया जा रहा है, और उनको आज ऊंचा स्थान देने का भी प्रयास किया जा रहा है। कितनी जटिलताओं के साथ विद्वान वहाँ पर असमंजस में पड़ जा रहे हैं कि उनको किस वर्ग में रखा जाए, और वहाँ पर किस प्रकार से गाँव में फेरबदल हो रहे थे, छोटे जातियों में फेरबदल हो जा रहे थे। ठीक है, तो वहाँ पर ये सारी चीज़ें समझने के लिए हैं, आप लोग समझिए। और बहुत सारी बातें हम लोगों ने आप लोगों को बताई, तो आप लोग वहाँ पर कम से कम चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। तो वो सारी चीज़ें एनसीईआरटी जो है आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम लोग आप लोगों के लिए लेकर चल रहे हैं। तो आप लोग चलिए और एकदम छोटे छोटे खंडों में पढ़िए और समझते रहिए। ठीक है, अब बात करें एक छोटा गणराज्य के बारे में। ठीक है, इसको आपको पढ़ के सुना दे रहे हैं कि किस प्रकार से गणराज्य बनाए गए हैं। और आप देखिए कि जहाँ पर लोग रहेंगे तो वो आपका एक छोटा समुदाय बन जाएगा, एक गणराज्य के रूप में वो उभर कर आएगा। देखिए वो किस प्रकार से आते हैं। ग्रामीण समुदाय की अहमियत को हम कैसे
समझे। 19वीं सदी के कुछ अंग्रेज अफसरों ने भारतीय गाँव में एक छोटे गणराज्य के रूप में देखा, जहाँ लोग सामूहिक स्तर पर भाईचारे के साथ संसाधनों और श्रम का बंटवारा करते थे। लेकिन ऐसा नहीं लगता कि गांव में सामाजिक बराबरी थी। संपत्ति की व्यक्तिगत मिल्कियत होती थी, साथ ही जाति और जेंडर, सामाजिक लिंग के नाम पर समाज में गहरी विषमताएं थी। कुछ ताकतवर लोग गांव के मसलों पर फैसला ले लेते थे, कमजोर वर्ग का शोषण करते थे। न्याय करने के अधिकतर अधिकार भी उन्हीं को मिला हुआ था। हमको वही बता रहा है कि जिस प्रकार से जो समाज का स्ट्रेटिफिकेशन हुआ था, जो उच्च वर्ग के लोग थे उन लोगों ने नीचे के लोगों पर नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास किया। और वही बात किया जा रहा है कि वो किस प्रकार से एक समाज जो है, एक समुदाय जो है, अंग्रेज अधिकारियों को एक छोटा गणराज्य के रूप में देखने को मिला कि वो अपने आप में स्वतंत्र हैं, लेकिन उन पर जो शासन है, ऊपरी वर्ग जो है, राजा का वर्ग जो है, वो वहाँ पर थोड़ा सा हस्तक्षेप नहीं करने का प्रयत्न कर रहा है। ठीक है, तो वहाँ पर देखिए कि जो गणराज्य है, जो उच्च वर्ग के लोग हैं, वही लोग जो हैं नियम कानून बना रहे हैं, वही लोग जो हैं सज़ा भी सुना रहे हैं, वही लोग जो हैं समाज का नियंत्रण भी कर रहे हैं। और वहाँ पर जो विषमताएं देखने को मिल रही थी, हर एक चीज़ में विषमताएं देखने को मिल रही हैं कि समाज के वर्ग में, समाज के जातियों में और समाज के वहाँ पर जो व्यवसाय है उसमें। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें विषमताएँ, पुरुषों और महिलाओं में विषमताएँ देखने को मिल रही थी। और यहाँ पर जो देखने को मिल रहा था कि यहाँ पे जो कहा जा रहा है कि जो समाज में बराबरी का जो समानता की बात की जा रही थी, वहाँ पर एकदम बिल्कुल भी नहीं देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो अधिकार, इससे भी महत्वपूर्ण बात यह थी कि गाँवों और शहरों के बीच होने वाले व्यापार की वजह से गाँव में भी नकद के रिश्ते फैल चुके थे। मुगलों के केंद्रीय इलाकों में कर की गणना और वसूली भी नकद में की जाती थी। जो दस्तकार निर्यात के लिए उत्पादन करते थे, उन्हें उनकी मजदूरी या पूर्व भुगतान भी नकद में मिलता था। इसी तरह कपास, रेशम, नील जैसी व्यापारिक फसलें पैदा करने वालों का भुगतान भी नकदी में होता था। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कि किस प्रकार से वहाँ पर व्यापार की बातें की जा रही है कि जो व्यापार हो रहे थे वो सारे के सारे जो हो रहे थे नकद में हो रहे थे। और शासकों के वर्गों के द्वारा भी नकद में व्यापार किया जा रहा था, समुदायों के द्वारा नकद में व्यापार हो रहा था। और जो वहाँ पर मजदूरी वर्ग थे, दस्तकार थे, जो निर्यात कर रहे थे, आयात कर रहे थे, वो भी नकद में हो रहा था। यहाँ देखिए कि गांव की मुद्रा क्या होती थी, इसके बारे में देखिए कि 17वीं सदी में फ्रांसीसी यात्री जियां बैप्टिस्ट टैवर्नियर को यह बात उल्लेखनीय लगी कि भारत में वे गांव बहुत ही छोटे कहे जाएंगे जिनमें मुद्रा की फेरबदल करने वाले, जिन्हें सराफ कहते हैं न हो। एक बैंकर की तरह सराफ हवाला भुगतान करते और अपनी मर्जी के मुताबिक पैसे के मुकाबले रुपए की कीमत बढ़ा देते हैं, कौड़ियों के मुकाबले पैसे की। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कि जो सराफ वर्ग था, जो बैंक का कार्य कर रहे थे, वहाँ पर जो जिस प्रकार से टैवर्नियर बता रहा है कि जो मुद्रा की फेर बदल करने वाले, जिन्हें सराफ कहा जाता था, तो जाहिर सी बात है कि वहाँ पर देखिए कि जो मुद्राओं का टकसालों में छपाई हो रही थी, तो टकसालों से मुद्रा तो आ रही है ना। ठीक है, तो जब टकसालों से मुद्रा आ रही है, बाज़ार में प्रचलन हो रहा है, तो टकसालों में जो सराफ लोग रहते थे, वो लोग क्या करते थे कि मुद्राओं में हेर फेर कर देते थे। जब मुद्राओं में हेर फेर कर देते थे तो वो कैसे करते थे कि पैसों के मुकाबले जो है, वहाँ पर पैसे के मुकाबले रुपयों की कीमत बढ़ा देते थे और कौड़ियों के मुकाबले जो है पैसों की कीमत बढ़ा देते थे, जिससे क्या होता था कि आयात निर्यात जो है वहाँ पर संतुलन बिगड़ने लगता था। तो यहाँ पर क्यों किया जा रहा था ऐसा कि जो राजस्व जो है वो एक तरह से संरक्षित रहे। ठीक है, तो ये सारी बातें जो हो रही थी, कहाँ हो रही थी, ग्रामीण समुदाय में हो रही थी। तो यहाँ पर आप लोग समझते रहिए, इसको समझने का प्रयास कीजिए और देखिए किस प्रकार से। और कल हम लोग बात करेंगे कृषि समाज में महिलाओं के बारे में, महिलाओं की स्थिति जो कृषक वर्गों में थी वो किस प्रकार से थी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आई कि अब देखिए कि किस प्रकार से समाज में वर्ग कार्य कर रहे थे, किस प्रकार से जो समाज में सामाजिक वर्ग है, जो लोग हैं वो किस प्रकार से कार्य कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें समझने वाली बात है। और अब देखिए कि जो समाज के वर्ग हैं और वहाँ पर जो कार्य कर रहे हैं, तो वहाँ पर कुछ कार्य ऐसे हैं उन्हीं लोगों को दिए जा रहे हैं जो उसके लिए बने हुए हैं। जैसे कि मान लीजिए कि हमने अभी बताया कि जो गांव के बाहर लोग रहते थे, जो मल मूत्र साफ करते थे, मरे हुए जानवरों की चमड़ियाँ उतारते थे, वो लोग जो थे वो लोगों को क्या किया जाता था कि उन लोगों को वैसे ही कार्य दिए जाते थे। और वर्तमान समय में भी देखेंगे कि जो वहाँ पर कार्य हो रहे हैं ग्रामीण क्षेत्रों में, आप जाएंगे
आप वर्तमान समय में जब ग्रामीण अंचलों में जाएँगे तो उसी तरह से इस समय भी कार्य करवाए जा रहे हैं। ठीक है? तो यहाँ पर आप ये समझ के देखिए कि भारत में संविधान लागू है, लोकतंत्र की हम लोग बात करते हैं, भारत को एक अच्छा देश बनाने की बात कर रहे हैं। तो हर एक वर्ग के, हर एक समुदाय के, हर एक वर्ग के, चाहे वो किसी भी जाति में व्यक्ति हो, किसी भी कुल में जन्म लिया हुआ बच्चा हो, उसको अपने अनुसार आगे बढ़ने की इजाज़त होनी चाहिए। उसको अपने अनुसार कार्य करने की बात होनी चाहिए, क्योंकि भारत के संविधान का अनुच्छेद जो 21 है, मानव के गरिमापूर्ण जीवन जीने का जो अधिकार देता है, वो कहीं न कहीं यहाँ पर खंडित होते हुए नज़र आएगा कि अगर किसी वर्ग में अगर बच्चा जन्म ले रहा है, मान लीजिए कि वो किसी मेस्तर के घर में बच्चा जन्म ले रहा है, किसी ब्राह्मण के घर में बच्चा जन्म ले रहा है, किसी यादव के घर में बच्चा जन्म ले रहा है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो उसी का व्यवसाय अपनाए। उसको आगे बढ़ने का और भी तरीके हो सकते हैं, और भी चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है? तो वो सारी चीज़ें उसको उपलब्ध कराने का प्रयास करना चाहिए। और इसके लिए आप देखेंगे कि भारत सरकार की बहुत सारी योजनाएँ भी देखने को मिलती हैं। ठीक है? तो इन सारी चीज़ों को आप लोग दूर करने का प्रयास कीजिए, समाज में भेदभाव समाप्त करने का प्रयास कीजिए। और जहाँ भेदभाव समाप्त कर पाएंगे समाज में, तो वहाँ रिजर्वेशन धीरे धीरे ऑटोमेटिक ही समाप्त हो जाएगा, आरक्षण सीधे समाप्त हो जाएगा। ठीक है? तो इस तरह से आप लोग समझ कर देखिए, क्योंकि जितने भी दबाए हुए वर्ग के लोग हैं, जितने भी समाज में पिछड़े वर्ग के लोग हैं, जो समाज में शोषित वर्ग है, उनको ही रिजर्वेशन मिला है, उनको ही समाज में थोड़ा सा आगे बढ़ने का प्रावधान किया गया है। लेकिन वर्तमान समय में भी आप देखेंगे कि उसमें भी इस तरह से मानसिकता विकसित हो गई है कि हम जिस वर्ग में हैं, हम उसी वर्ग का व्यवसाय करेंगे। ठीक है? तो उसको बदलने का बहुत ही ज़्यादा प्रयास करना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक मेस्तर का लड़का मेस्तर ही बने, एक डोम का लड़का मलमूत्र ही साफ़ करे। ठीक है? तो इस प्रकार से नहीं होना चाहिए। और एक ये ज़रूरी नहीं कि रिक्शा चलाने वाला लड़का रिक्शा ही चलाए। ठीक है? इस तरह से भी होना चाहिए। ठीक है? तो बहुत सारे वर्ग जो हैं, उसमें बदलाव लाने का प्रयास करना चाहिए। इसीलिए इसी तरह से हम लोग अपने देश को आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है? तो यहाँ पर आप लोग समझिए, सोचिए, चिंतन मनन करिए। किसी भी विषय को आप पढ़ रहे हैं तो उस पर चिंतन मनन और उस पर विचार ज़रूर कीजिए। और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, टेलीग्राम चैनल से जुड़कर वहाँ पर कमेंट कर सुझाव देकर अपने विचार प्रकट कर सकते हैं। ठीक है? तो वहाँ पर आप लोग जुड़ते रहें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, जिससे हम लोग और भी ज़्यादा मोटिवेट होकर आप लोगों के लिए बहुत कुछ लेकर आए। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को यह लेक्चर पसंद आता होगा और आप लोग अपने पढ़ाई को सही दिशा निर्देशन अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो यहीं पर अपने वाणी को विराम देता हूँ। मिलता हूँ अगले लेक्चर में, नेक्स्ट लेक्चर में एनसीईआरटी के। तब तक के लिए धन्यवाद।